दिस इज द फोर्थ लेक्चर फॉर सरफेस केमिस्ट्री। आज का डेट 29 अक्टूबर है। मैं रोहन अग्रवाल। अपन स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम अपन ने लास्ट टर्न पे देखा था। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है। आज वाली क्लास में मेन आर्टिकल हम लोगों का कैटालिसिस होगा। हम लोग एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन को कैटालिस्ट ये वाला कंसेप्ट स्टडी करना है, वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अभी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में देख लो क्या हो रहा है। एड्जॉर्प्शन में सरफेस पे चीजें चिपक रही है और एब्जॉर्प्शन में चीजें सरफेस के अंदर जा रही है, डीप इनसाइड चली जा रही है। डीप इनसाइड चली जाने का मतलब वो चीज क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ध्यान से देखेंगे तो वो चीजें सरफेस पे नहीं चिपक रही है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब इन द बल्क, एड्जॉर्प्शन मतलब ऑन द सरफेस, एंड सिर्फ सॉर्प्शन मतलब इन द बल्क एंड ऑन द सरफेस बोथ। तो ये चीज एक बार फिर से लिखवा देते हैं अपन जनता को। आप लोग ये चीज नोटबुक में लिख सकते हैं। हाँ यार, अपना वो माइक का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं कुछ करते हैं उसका। एड्जॉर्प्शन, adsorption on the surface, absorption in the bulk, sorption both in the bulk as well as on the surface। इसमें किसी को कोई डाउट हाथ उठा के पूछ लो। थियोरेटिकल चैप्टर है, लर्न करना है इस चीज को। डायग्राम भी लर्न कर लेना। ठीक है, इसको लिख ले। लिखा होगा पहले आप लोगों ने, लेकिन मैं चाहता हूं फिर से एक बार लिख लो। चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी लिख लिया होगा लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, आज फिर से रन कर देते हैं इस चीज को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखा है, कलर अच्छा नहीं है। रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस देख लो और अनबैलेंस फोर्सेस देख लो। याद करो, मैंने ऐसा बताया था कि अगर अपने पास में सरफेस है तो सरफेस बना देते हैं एक। बना दिया सरफेस अपन ने। सरफेस में जो पार्टिकल है तो वो पार्टिकल बना देते हैं। बना दिया पार्टिकल अपन ने। और एक बल्क कॉर्नर पे रखे हुआ पार्टिकल, कॉर्नर मतलब जैसे सरफेस के ऊपर, जैसे इनसाइड द बल्क और सरफेस का पार्टिकल, ऐसे दो पार्टिकल बना दिए अपन ने। उसको रेड कलर से अपन फोर्सेस दिखा देते हैं। तो जो अंदर का पार्टिकल है उस पर तो बैलेंस फोर्सेस रहते हैं, लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस रहते हैं। तो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ही कुछ कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे इस चीज को, सरफेस टेंशन। वही सरफेस टेंशन की वजह से अपन एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं। तो होता यह है कि इनसाइड द एड्सॉर्बेंट all the forces acting between particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides. Hence they possess unbalanced or residual attractive forces. These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbed particles on the surface. क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ सेम सेम पार्टिकल नहीं है। जो पार्टिकल इनसाइड है, इनसाइड के पार्टिकल के चारों तरफ सेम सेम पार्टिकल्स है। क्योंकि इनसाइड के पार्टिकल के चारों तरफ सेम सेम पार्टिकल है, इसलिए वहां पे फोर्सेस बैलेंस्ड है। और जो सरफेस वाला फोर्स है, सरफेस वाला पार्टिकल है, उस पर फोर्सेस बैलेंस नहीं है। पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दीज फोर्सेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। तो ये लास्ट वाला सेटमेंट बहुत ही बढ़िया, लर्न करेंगे इस चीज को। यही वो फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर ये पहला और तीसरा पॉइंट भी लास्ट टाइम पे देख लिया था। जल्दी से मैं रीड कर लेता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। Adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. Inside the bulk वाले particles सेम एनवायरमेंट में है। सेम एनवायरमेंट मतलब चारों तरफ सेम सेम एटम है। लेकिन बाहर का पार्टिकल जो सरफेस पे है उसको अंदर से तो सेम सेम एटम मिले, लेकिन बाहर से सेम सेम एटम नहीं मिले, तो वो क्या करता है, इसलिए उसका अनबैलेंस फोर्सेस है। और वो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से वो चीजों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये हो गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क डिफिकल्टी। ठीक है, तो आई कैन अज्यूम दिस कि जनता को समझ में आ रहा है, इसीलिए लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे।
फिर भी अगर क्लास में पूछने में शर्म आ रही है, कुछ लग रहा है कैसे पूछ ले, क्या कर ले, आजकल तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहा। ऑफलाइन में तो जब क्लास में बैठते थे तब एक कंसर्न आता था बाकी लोग क्या सोचेंगे, है ना। अब तो यहाँ पे आधे से ज्यादा जनता को आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा शायद। पर्सनली तो मैं किसी से ही नहीं मिला हूँ इस क्लास में, कोई भी क्लास में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आजकल। तो ऐसा है कि डाउट्स पूछना चाहिए, नए डाउट्स आते हैं कि पढ़ते टाइम डाउट्स आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपकी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन वहाँ पे बताऊंगा। श्रीतेश डाउट पूछिए प्लीज़। सर आपने ये इसमें इसका मतलब ये है कि नहीं, वो सरफेस पे उसके लिए उसको अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है इसलिए वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। सरफेस पे है इसलिए अनबैलेंस फोर्सेस है, बैलेंस हाँ हाँ। फोर्सेस नहीं है इसलिए एब्जॉर्ब करता है। यस सर। ठीक है, अभी कैसा है, जो अंदर का पार्टिकल है, अभी रस्सी सोचो, रस्सी, रोप, कोई अंदर का पार्टिकल है, उसको चारों तरफ से उसको अपन ने दो रोप लगा दिए, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो रोप लगा देंगे तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए, चारों तरफ से अपन खींच रहे, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है उसको देखो ना, वाई एक्सिस पे खींचा जा रहा है, एक्स एक्सिस पे बैलेंस्ड है। दिख रहा है सरफेस का पार्टिकल वाई एक्सिस पे अनबैलेंस्ड है और एक्स एक्सिस पे बैलेंस्ड है, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पे उस पर ज्यादा फोर्स आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे ज्यादा फोर्स आने की वजह से वो बाहर के पार्टिकल्स को खींच रहा है, बाहर के पार्टिकल्स को खुद की तरफ ले रहा है। तो वही कंसेप्ट है एड्जॉर्प्शन का। पूरे एड्जॉर्प्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। चले आगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत बार हो गया है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अब उसमें थर्मोडायनामिक्स वाले कंसेप्ट से मैंने रिलेट करके बता दिया था, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो लर्न क्या करना है, डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियसली होगी प्रोसेस। और डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच भी निगेटिव रहता है क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ऐसा पढ़ाया था। और डेल्टा एच एंट्रोपी कम होती है ना। तो वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है ढूंढना पड़ेगा अपने को। Delta G can be negative if delta H has sufficiently high negative energy. Delta H has sufficiently high negative value और डेल्टा जी कैन बी निगेटिव। ठीक है, और डेल्टा एस के बारे में भी कोई पॉइंट होगा वो पिछले वाले स्लाइड पे होगा। तो डेल्टा एस हमेशा एड्जॉर्प्शन में निगेटिव होता है, रैंडमनेस कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो गया। जब गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तो बड़े आराम से घूम रहे थे, लेकिन उनको सरफेस पे जाके चिपकाना पड़ा, सरफेस पे जाके वो चिपक गए, एड्जॉर्ब हो गए, तो एक ही जगह जाके उनको बैठना पड़ा। तो बैठना पड़ा मतलब उसका रैंडमनेस क्या हो गया, उसका रैंडमनेस कम हो गया। ठीक है, तो वो चीज एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के रिलेशन में किसी को कोई डाउट, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन रिलेशन बिटवीन सरफेस केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। सरफेस केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स में कोई भी डाउट होगा रिलेशन में तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन ने आइसोथर्म भी देखे थे, तो आइसोथर्म का मतलब क्या था, सेम टेम्परेचर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइसोथर्म इज सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब टेम्परेचर सेम रहना मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स बाय एम की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो अभी जैसे अपन इसको एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले एक घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरे घंटे में भी 60 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन तीसरे घंटे में 90 क्वेश्चन नहीं होते, तीसरे घंटे में 80 क्वेश्चन होंगे, चौथे घंटे में 80 मतलब टोटल 20 एक्स्ट्रा 20, टोटल 80। समझ रहा है लोगों को ये, 30 30 20। फिर उसके बाद में कम हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, उसके बाद में कम हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फिर छठवें सातवें घंटे में तो कितना भी सिर फोड़ लो पढ़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि एनर्जी की कोई भी पर्सन की लिमिट रहती है ना, कैपेसिटी रहती है, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा अपने को। तो वैसे ही कैपेसिटी की बात यहाँ पर आ रही है। यदि आप प्रेशर बढ़ाओ, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एक्स बाय एम की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो एक्स बाय एम की वैल्यू एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाता है, ये ग्राफ आगे चल के पैरेलल बन जाएगा। तो कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एक्स बाय एम की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। और इसमें लास्ट टर्म पे लिखवा के भी दिया था, अभी भी लिखवा देते एक बार। पी प्रेशर अप्लाइड होता है, के और एन उसके कांस्टेंट्स है, एम मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट है जिसपे जाके एड्सॉर्प्शन हो रहा है,
x मास ऑफ द एडसॉर्बेट है, x is the mass of adsorbate, m is the mass of adsorbent and p is the pressure applied. p प्रेशर अप्लाई हो रहा है और x मास ऑफ एडसॉर्बेट है, m मास ऑफ एडसॉर्बेंट है। तो ये लास्ट टाइम पे बताया था, इसको लिख लो। कितने लोग लिख रहे हैं इसको? लास्ट टाइम पे लिखवाया था इसलिए अभी पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को ये लिखना है? ठीक है, थोड़ा जल्दी करें प्लीज, लिखे इसको। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। चलो लेट अस मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बचा हुआ बाद में यूट्यूब पे देख के लिख लेना। ये बताया था पहले, लास्ट टाइम पहले भी लिखवा के दिया था। ठीक है, अब इसमें दो चीजें, श्रीतेज को डाउट है प्लीज पूछिए। सर ये फॉर्मूला का यूज कब होता है, मतलब जो मास का एब्जॉर्बेट का मास और एब्जॉर्बन का मास जब निकलते तभी होता है ना? अभी भी कर सकते हैं ना, तीन चीजें इसमें, प्रेशर और दो मास, दो चीजें दे देंगे, सामने वाला तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, सॉल्व कर लेना यूज करके फॉर्मूला, है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। 3 में से 2 चीजें दी रहेगी, थर्ड चीज निकालने को बोलेंगे, के की वैल्यू एन की वैल्यू दे देंगे, नहीं तो कभी कभी के की वैल्यू भी पूछ लेंगे। मटेरियल टू मटेरियल के की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, अब ये ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये वाले इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट। तो अपन ने क्या किया, इससे यहाँ पे जाने के लिए लॉगिंग बोथ द साइड्स किया, टेकिंग लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन बोथ द साइड्स। फिर जैसा प्रेशर के लिए आता है रिलेशन, वैसा ही सॉल्यूशंस में आता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। लास्ट टाइम पे अपन ने यही स्टॉप किया था, तो आज मैं कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा पहले। C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, log ऑफ C स्टैंड्स, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग C। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको लोगों को समझ में आता है क्या। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप सोचो उस पर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा है मैंने, सब लोग पढ़े इस स्टेटमेंट को, और जो चाहेंगे मेरे से डिस्कस करना हो हाथ उठाए। स्टूडेंट्स वुड लाइक टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ मी, प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो इसको पढ़ो, देखो समझ में आता है क्या। ठीक है, श्रीतेज जय 1 मिनट और रुक जाते हैं, देखते कोई नया हाथ, नया गड़ी नया राज। चलो जय से डिस्कस करते हैं। जय अनम्यूट। यस सर। जय क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? सर जब कोई सॉल्यूशन ए है उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब और जब उस सॉल्यूशन को जब सरफेस पे डालते हैं तब वो सॉल्यूशन उस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता। हाँ, तो सॉल्यूशन एड्सॉर्ब नहीं होता, वो ए एड्सॉर्ब होता है ना, समझ रहे हो आप? मतलब सॉल्वेंट एब्सॉर्ब होता क्या? नहीं, सोल्यूट, सोल्यूट एड्सॉर्ब होता। ए को हाँ। पानी में डाला ना, तो ए सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, बरोबर। यस। सो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड ए इज द सोल्यूट। तो सॉल्यूशन को छोड़ के ए सरफेस पे चला गया, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन वाला एड्सॉर्प्शंस। तो सोचो कैसा था, अभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज ये 3 गैसेस का मिक्सचर है। अपन ने गैस लॉस पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, तो तीनों गैसेस का मिक्सचर अपन इमेजिन कर सकते हैं।
अब उसको अगर अपन कोई मेटल कंटेनर पे, मेटल सरफेस पे या चारकोल सरफेस पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो तीनों गैसेस उस पे एब्जॉर्ब होते रहेंगे। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा जो गैस का, वो गैस ज्यादा जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होएगा। तो जैसा गैसेस में प्रेशर होता है वैसा लिक्विड्स में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में सोचे। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या होता है, जैसे ए जो है वो पानी में डिजोल्व है, अब वो ए वाली चीज सरफेस पे जाके चिपक रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। पहले ए ज्यादा था पानी में, अब थोड़ा सा ए चला गया ना, तो उसकी वजह से लिक्विड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। अब ये जो मैंने बोला लिक्विड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, ये पॉइंट को बाजू में रखो, इधर देखो क्या हो रहा है। इधर ऐसा हो रहा है कि जो ए वाले पार्टिकल्स है वो ए वाले पार्टिकल्स अब सरफेस पे जाके चिपक गए, तो ए इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ए इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस एंड इट इज लीविंग द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन को छोड़ छोड़ के एड्सॉर्ब हो रहा है सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये कंसेप्ट है। अनिकेत से बात की जाए। मतलब सर सॉल्यूशन ए पे वैंडरवाल्स फोर्सेस ज्यादा एक्ट करेगी। सरफेस ए पे वैंडरवाल फोर्स ज्यादा ऐड करेगा, इसीलिए तो सरफेस ने सॉल्यूशन में से ए को खींच के निकाल लिया, समझा और क्या? और वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, वाटर होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, वाटर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, प्लास्टिक के जैसा रहा तो वाटर को हाथ से झटक के निकाल सकते, कॉटन के जैसा रहा तो वो अंदर तक जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम सिर्फ हियर वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, हम सॉल्वेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है अनिकेत, गुड। यस सर। अनिकेत ने एक बहुत अच्छा पॉइंट पूछा यहाँ पे कि सर वो वाटर का क्या हो रहा है। वाटर का कुछ नहीं हो रहा है, वाटर के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट। हमें ये सीखना है कि सोल्यूट सरफेस के ऊपर जाके चिपक रहा है, पहले जैसा गैस चिपकता था, अब कॉन्सेंट्रेशन की वजह से लिक्विड सॉल्यूशन का सोल्यूट जाके चिपक रहा है। ठीक है ये चीज, बताइए श्रीतेज। श्रीतेज शायद अब इस चीज को सम अप करेंगे, श्रीतेज बोलेंगे इसका मतलब ये है क्या। नहीं सर, मैं मुझे एक एग्जांपल है, आप बताओगे मैं आपको? हाँ प्लीज बताइए, मतलब एग्जांपल में, हाँ सर, एक ग्लास में शुगर डाला है, फिर वो पानी में फिर वो पानी जो है वो टेबल पे डाल दिया है, हाँ और फिर वो थोड़ी देर के बाद वो शक्कर जो रहती वो टेबल पे आ गई और पानी ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा बोला ना हाँ, आपने? बस ऐसे ही बोला, एग्जैक्टली ऐसे ही बोला, लेकिन सिर्फ वहां पे वो जो टेबल लिया वो टेबल लकड़ी का मत ले लेना, क्योंकि लकड़ी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लकड़ी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो केस में आप चारकोल इमेजिन करो। तो ऐसा होता है, चारकोल ले लो या सब्सटेंस बी ले लो, शुगर है पानी में, जब तक शुगर पानी में थी तब तक तो शुगर डिजोल्व थी, लेकिन वो पानी अगर मैं सब्सटेंस बी पे डाल दूं तो बी है सॉलिड सरफेस, बी है सॉलिड सरफेस, उसने ए को एब्जॉर्ब कर लिया, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। श्रीतेज कमेंट। यस सर। बस बहुत बढ़िया। तो लर्न करने वाली चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से गैस का एड्सॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सॉल्यूशन के सोल्यूट का एड्सॉर्प्शन, लिखवा देते हैं। प्लीज होल्ड करें, स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख लो। ठीक है, ये जो रेड कलर के सरफेस में मैं बना रहा हूँ, देखो इतने बार सरफेस बोल रहा हूँ कि रेड वाला भी सरफेस बन गया।
वो रेड कलर के डब्बे में जो बन रहा है उसको लिख लो, नोटबुक में वो स्टेटमेंट एज इट इज लिख लो, घोट लेना, लर्न कर लेना। कल पूछूंगा मैं स्टेटमेंट क्या बोला था, कल नहीं शाम में, तो ये स्टेटमेंट बोलना, ठीक है। चलो डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स? एनी क्वेश्चंस? जय? सर मुझे बस इतना पता नहीं कि वो एन किस पे डिपेंड करता हूँ। नहीं, वो एन मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे जो मटेरियल पे एड्सॉर्प्शन हो रहा, या जो गैस पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है एन। के भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अपने को, अपने लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है, अपने लिए ये है कि एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, और नहीं दी रही तो बाकी सब दे देंगे और एन की वैल्यू पता करने बोलेंगे। एन का फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और के का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों चीजें सरफेस पे और मटेरियल पे डिपेंड करती। जैसे फ्रिक्शन कैसा रहता, फ्रिक्शन बोलते हैं ना, फ्रिक्शन क्या पे डिपेंड करता, दोनों बॉडीज पे डिपेंड करता है ना। जैसे वुड और वुड में फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, वुड और पेपर में कम रहेगा, तो वैसा यहाँ पे सोचो। यस। बराबर है ना, नाइट्रोजन और चारकोल में ज्यादा रह सकता, ऑक्सीजन और चारकोल में कम रह सकता है। एक एग्जांपल दिया मैंने। जय एक बार कमेंट कर लो, समझा गया? यस सर। ठीक है, गुड। हार्दिक? सर ये एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो ना जो नीचे लिखा है। हाँ, प्रेशर इज यूज्ड फॉर फॉर्मूला ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन अ सरफेस। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सरफेस में फॉर्मूला में प्रेशर लिखते हैं, और सोल्यूट जब एड्सॉर्ब होता सरफेस पे, तो सोल्यूट कहाँ से आया, सोल्यूशन से आया ना, तो वो एड्सॉर्प्शन के टाइम पे फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। ओके हार्दिक, अनम्यूट। सर ये जो व्हाइट कलर के ब्लॉक में फॉर्मूला दिया है उसी में ना? हाँ उसी में, बराबर उसी में, वो जो फॉर्मूला दिया है ना, व्हाइट कलर के डब्बे में जो फॉर्मूला है वो प्रेशर वाला फॉर्मूला है। फिर नीचे व्हाइट कलर में जो टाइप किया हुआ फॉर्मूला है, रेड कलर के स्क्वायर में, रेड कलर के रेक्टेंगल में, वो यस सर। कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ, और वो जो व्हाइट कलर के बॉक्स में फॉर्मूला है उसको लॉगिंग बोथ द साइड्स कर लिया तो नीचे का फॉर्मूला बना। फिर रेड कलर के डब्बे में जो फॉर्मूला है उसको लॉगिंग बोथ द साइड्स कर लिया तो उसके नीचे का फॉर्मूला बन गया। ये चारों फॉर्मूला लर्न कर लेना, घोट लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चले आगे, हो गया ये। अब अपन इसका और फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज का। ये तो पता है अपने को, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में फर्क रहता है। हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि जनता इसको रीड करे। ये चीज भी एनसीईआरटी से ही ली गई है, देखो यहाँ पे आर्टिकल भी लिखा है मैंने 5.1.5। प्लीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करते रहे, सारे टॉपिक्स के लिए रीड करना है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो एनसीईआरटी से तो इसको रीड करना ही है आपको अच्छे से, स्टेट बोर्ड से भी रीड कर लेना। तो ये चारों पॉइंट्स अभी आप लोग मन में रीड करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैं रीड करता हूँ अभी। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन फेज में जो एड्सॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के इनवर्स है। ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसको मैंने लिखा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे एक्सटेंट को अगर मैं ई से डिनोट कर दूं तो इनवर्स लिखना पड़ेगा ना। तो इनवर्स कैसे लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिख दिया मैंने पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है वो, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कॉमन सेंस है, ये तो वहां भी देखा था,
गैस वाले में भी सरफेस एरिया बढ़ा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता। गैस वाले में टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन था, सॉल्यूशन वाले में टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन सरफेस एरिया में दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करता, कॉमन सेंस। वहां पे प्रेशर के डायरेक्टली डिपेंड करता था, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लॉजिकल है। फिर नेचर पे भी डिपेंड करता, तो जो के और एन की वैल्यू आती है वो नेचर से ही तो आती है। नेचर मतलब निसर्ग वाला नेचर नहीं, प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, जिसका सॉल्यूशन बना उसकी प्रॉपर्टी, जो सरफेस पे एड्सॉर्प्शन करवाने का है उसकी प्रॉपर्टी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और ये आप लोगों ने अब तक इतने बार पढ़ लिया, तो नेचर तो हमेशा लाते ही, रेजिस्टेंस ऑफ वायर में भी ला देते, नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, जैसा रेजिस्टिविटी रहता है कंडक्टिविटी भी रहता है, दुनिया भर की बहुत सारी बातें, तो नेचर ऑफ द एड्सॉर्बन पे भी रहेगा। एड्सॉर्बेंट के साथ में एड्सॉर्बेट का भी नेचर लेना पड़ेगा, जैसे फ्रिक्शन में कैसे दोनों सरफेस लेते हैं, तो यहाँ भी जो चीज आके चिपक रही है और जो चीज पे आके चिपकाए जा रहा है, एड्सॉर्बेट एज वेल एज एड्सॉर्बेंट, तो ये डिपेंड करता है। तो ये चारों पॉइंट अपन लर्न करेंगे। ठीक है। उसके ऊपर ना उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, द प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH voltage attains blue color when precipitated in the presence of magnesium reagent, the color is due to adsorption of magnesium, तो वो लिखा है वहां पे, लर्न कर लेना। एग्जांपल भी, एग्जांपल लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट लर्न कर लेना, चारों पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। डाउट्स, एनी कंसर्न्स इन दिस? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये चारों पॉइंट्स अभी आप नोटबुक में लिखो, देख के लिखो इसको, एक बार देख के अपने नोटबुक में लिखेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस होएगा। भले ही ये चीजें एनसीईआरटी में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट्स में क्लास में ही लिखे। जय, डाउट पूछिए। सर वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनवर्स रिलेशन में कैसे क्या है? हाँ, इनवर्स रिलेशन में कैसे आया, सोचो, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है ना, यस। तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब पार्टिकल दूर दूर चले गए, सोल्यूट के पार्टिकल्स को ज्यादा दूर तक जाने को जगह मिल गई, ज्यादा दूर तक चले गए पार्टिकल, तो ऐसा सोचो पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया ना। यस सर। और ये तो मोल कंसेप्ट में पढ़ा भी होगा आपने, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता तो वॉल्यूम बढ़ता, और कॉन्सेंट्रेशन रहता मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सही बोल रहा हूँ जय? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन कम हो, देखो तीसरा पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए पहला पॉइंट टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। आई होप क्लियर हो गया है। म्यूट कर दिया है आपको, चारों पॉइंट्स सब लोग लिख लेंगे। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? जनता को अगर लग रहा है फास्ट हो रहा है तो प्लीज बता दिया करो। छोटे छोटे सिंपल सिंपल टॉपिक सही है, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। देखो अपन ने तीसरे पॉइंट और पहले पॉइंट को रिलेट कर दिया कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, और कोई डाउट? बोलिए जय। सर और वो गैसेस के केस में डायरेक्ट रिलेशन में कैसे क्या है? आप सोचो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है? समझ गया सर। फिर वेरी गुड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हमें पता चला कि टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा था। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये चीज लर्न करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अभी आप लोगों को एक आदत डालना है कि सारे टॉपिक्स जो आपके चल रहे हैं या जो भी पढ़ाएंगे फ्यूचर में या जो भी पहले पढ़ा दिए है, सब टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना है, सबको साथ में सोच के चलना है। इससे एक ओवरऑल थिंकिंग कैपेसिटी आप लोगों का भी इंक्रीज होगा, डेवलप होगा। अब तक कैसा था, 10th तक जो टॉपिक है वही टॉपिक पढ़ते थे, उसका ही एग्जाम में क्वेश्चन आता था, एक आधा पूरा टॉपिक भी छोड़ दिया तो भी चल जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को सारे टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, भले ही आपकी प्रैक्टिस किसी टॉपिक में ज्यादा है किसी टॉपिक में कम हो, लेकिन आने सारे टॉपिक्स चाहिए। अब जैसे थर्मोडायनामिक्स है तो वो पढ़ा है नहीं इसके पहले, तो मैंने थर्मोडायनामिक्स का वो वाला आर्टिकल पढ़ा दिया। मोल कंसेप्ट, गैस लॉज ऑलरेडी हो चुका है, तो उससे देखो रिलेट कर दिया अपन ने इस चीज को। चले आगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे वो फॉर्मूला का डेरिवेशन बता रहे, जो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है ना, उसका ही डेरिवेशन यहाँ पे बता रहे वो। फिर वो बोल रहे ग्राफ वगैरह प्लॉट कर लेना, फिर वो y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा आ जाता है, और फिर यूजिंग दिस इक्वेशन
फ्रेंडली आइसोथर्म की वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो सकती है। तो स्टेटमेंट देख लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिख लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। आप ये पॉइंट्स नोटबुक में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको लिख लो, 1 मिनट दिया जा रहा है। चले आगे बढ़े अपन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अरे हाँ, ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है। तो कंसेप्ट तो सेम ही है, फॉर्मूला जब सेम आ रहा है तो ग्राफ सेम ही आएगा। तो फ्रेंडली आइसोथर्म कंसेप्ट डिफाइन हुआ था गैसेस ऑन सॉलिड्स के लिए, लेकिन सेम चीज अपन सोल्यूट ऑन सॉलिड सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये सोल्यूट कहाँ से आया, तो वो सोल्यूशन से आया। कहाँ से आया ये सोल्यूट, सोल्यूशन वाली चीज से आया है। फिर उससे क्या होगा, उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वो भी पॉइंट लिख लो। समझ में अगर आ रहा है तो लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो और लर्न कर लेना। तो ये ग्रीन और ब्लू पॉइंट अभी लिख लेंगे अपन नोटबुक में, और फिर मैं क्लास में से किसी को बोलूंगा ये 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करे। ये कंपैरिजन है, ग्रीन वाला है कॉन्सेंट्रेशन वाला, ब्लू वाला है पार्शियल प्रेशर वाला। इसको लिख ले। कितने लोग लिख रहे हैं?
ठीक है, कोई एक्सप्लेन करेंगे ये दोनों पॉइंट्स? रेज योर हैंड्स। और कोई? इन तीनों से बात कर चुका हूँ मैं। धनवीर से आज बात नहीं की। धनवीर से बात कर लेते। धनवीर अनम्यूट। सर आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। अच्छा ओके, वेट। हम सर ग्रीन स्टेटमेंट में जो लिखा है उसका मतलब ये है कि एडजप्शन की वजह से हम जो भी सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट की क्वांटिटी वो डिक्रीज होगी और उसके वजह से उसका उसका कॉन्सेंट्रेशन भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो ग्रीन वाला स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हुआ तो जहां से एड्सॉर्प्शन हुआ वहां से पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी। स्टेशन पे ट्रेन आती है, लोग चढ़ जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म की जनता कम हो गई। वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। और धनवीर ब्लू वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो? ब्लू स्टेटमेंट में सर एड्जॉर्प्शन की वजह से जो भी सराउंडिंग में हम जो भी क्वांटिटी ऑफ ऐसे वो डिक्रीज होगा और उसके वजह से भी पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट पॉइंट। आपको म्यूट कर देते अभी। थैंक यू धनवीर। तो बिल्कुल सही बताया धनवीर ने, लॉजिकल है, दोनों चीजें सेम सेम चल रही है। उधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इधर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। उधर सोल्यूट जा रहा है, इधर गैस पार्टिकल जा रहे। और ये जा कहाँ रहे? तो सरफेस पे जा रहे। सरफेस पे जाके चिपक रहे। क्योंकि चीजें सरफेस पे चिपक रही है, इसलिए उनका रैंडमनेस कम हो रहा है, इसलिए उनका एंट्रोपी कम हो रहा है। और ये चीजें अपने आप चिपक रही है, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जब ये चीजें चिपक रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये वाले आर्टिकल को अपन थर्मोडायनामिक्स से भी अभी रिलेट कर दिए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया, लर्न कर लेना। एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव। एंट्रोपी डिक्रीजेस इन एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एस निगेटिव। एनर्जी इज रिलीज्ड इन एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एच इज ऑल्सो निगेटिव। तीनों निगेटिव है। बहुत बढ़िया, चले आगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? कैटालिस्ट लिखा है, कैटालिसिस। तो अब अपन नया आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं अभी, कैटालिसिस देखते हैं। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट अल्टर करता है। अल्टर करना मतलब या तो बढ़ाना या तो कम करना। अब तक आप लोगों ने कैटालिस्ट का जो डेफिनेशन पढ़ा होगा उसमें ऐसा पढ़ा होगा कि अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। आज हम लोग 11th क्लास में नया डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें है वर्ड ऑल्टर्स। ऑल्टर्स का मतलब क्या होता है? चेंज करना। अब वो चेंज करना मतलब बढ़ा भी सकता है रेट और कम भी कर सकता है रेट। ठीक है। substances which alter the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalysts and the phenomena is known as catalysis। वो जो प्रोसेस है, वो जो चीज है जो हो रही है, उसको बोलते हैं कैटालिसिस। और जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। द टर्म कैटलिस्ट वाज सजेस्टेड बाय बर्जिलियस। अच्छी बात है। ठीक है, होल्ड करो अभी 2 मिनट। स्टेटमेंट लिख रहे हैं बोर्ड पे। एक्चुअली नहीं लिखने की जरूरत नहीं, अगले स्लाइड में है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कैटलिस्ट की डेफिनेशन में कोई डाउट? इजी है ये तो, 9th में भी सुना होगा कैटलिस्ट क्या रहता है। ठीक है, तो अभी 2 टाइप के कैटलिस्ट रहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट रहते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर, प्रमोटर। एंड जो निगेटिव कैटलिस्ट रहते हैं उसको बोलते हैं पॉइजन, पॉइजन बोलते हैं या इनहिबिटर बोलते हैं। प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। जो रेट बढ़ाएंगे वो प्रमोटर, जो रेट कम करेंगे वो पॉइजन। ठीक है। अब और एक मन में डाउट आता है कि सर हमने बचपन में पढ़ा था कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो फिर से रीजनरेट होना मतलब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन को, स्पीड को तो बढ़ाया लेकिन पार्ट लेके वापस रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने को एक बिजनेस स्टार्ट करना है और अपने को कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज की रिक्वायरमेंट है। अब अपन बिजनेस करते करते वो एक्स अमाउंट अर्न करके
वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी से लोन लेके उसका लोन रीपे करके अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को सपोज 10,000 रुपीज चाहिए, तो मैं या तो अर्न कर सकता हूं और फिर वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूं, या फिर किसी से लोन लेके 10,000 रुपीज आज इन्वेस्ट करके मेरा अर्निंग बढ़ा के उसको लोन रीपे कर सकता हूं। तो उस केस में उस पर्सन ने जो लोन दिया उसको उतने पैसे वापस मिल गए, मतलब दैट पर्सन वाज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। अब इसमें ये देखो कि वो पैसे मैंने मेरे बिजनेस में यूज किए ना, घर में रखने के लिए थोड़ी लिए थे पैसे। तो अगर मैं वो पैसे यूज कर रहा हूं, मतलब कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर से रीजनरेट करके दे रहा हूं। अगर मैं रीजनरेट करके दे रहा हूं तभी उसको बोलेंगे कैटलिस्ट। और दूसरा कंडीशन ये सोचो कि मैंने 10,000 रुपीज लिए, लेकिन मैंने वो पैसे लॉकर में रख दिए, घर में ले जाके लॉकर में रख दिए, सेफ साइड वाले। ये मेरा इमरजेंसी फंड है और मैंने बिजनेस चलाया। अब मुझे पता था कि अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो 10,000 रुपीज मेरे सेफ वाले पैसे है। आप लोगों को पता होगा घर वाले ऐसे करते हैं, थोड़े से पैसे ऐसे अलग से सेफ रखते हैं, है ना, थोड़ा सा एक अपन अमाउंट घर में जमा करके रखते हैं जो इजीली पैसे मिले कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वैसे अगर मुझे बिजनेस के लिए चाहिए और मैं 10,000 किसी से उधार ले रहा हूँ और यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी प्रोसेस क्या हो गया, कैटलिस्ट ही हो गया। लेकिन वो वाले केस में कैटलिस्ट ने द कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एट ऑल। तो दो टाइप के कैटलिस्ट है, अपन समझे इस चीज को। 10th तक अपने को सिखाया गया था कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, बिल्कुल गलत बात है। कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज रीजनरेटेड। उतनी ही क्वांटिटी में रीजनरेट हो जाएगा। 10,000 का लोन लिया, पूरे 10,000 एक महीने में वापस दे दिए, वही 10,000 मेरे को कमाने के लिए 2 महीने लग सकते थे। तो द क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज ऑलवेज रीजनरेटेड। तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। अगर अपन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, सोचो मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देख के पता चलता है कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्ट लिया और फिर रीजनरेट हो गया। सो दिस इज अबाउट कैटलिस्ट। आगे बढ़े। अब दो टाइप के कैटलिस्ट है, पहले कंसेप्ट देख लो क्या। ये जैसे रिएक्टेंट आ गया, ये कैटलिस्ट आ गया, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट और रिएक्टेंट जैसे कंबाइन हो गए और उसकी वजह से प्रोडक्ट बन गया, और वो जो प्रोडक्ट बना तो उसमें कैटलिस्ट देखो सेपरेट हो गया। जो ये लाल कलर का कैटलिस्ट है ना, देखो अलग से सेपरेट होके दिख रहा है अपने को। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ऐसा चिपका हुआ दिख रहा है क्योंकि वो उसमें अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट प्लस प्रोडक्ट लिखा है, मतलब वो दोनों सेपरेट है। तो क्या आपको दिख रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो चुका है। द कैटलिस्ट हैज नाउ रीजनरेटेड इटसेल्फ, मतलब कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो चुका है इस केस में। ठीक है ये चीज। तो रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट मिक्स हो गया और फिर कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया और प्रोडक्ट अपने को मिल गया। कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ गया या कम हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा स्लाइड में कलाकारी की है यहाँ पे। जनरली द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑकर्स एट अ हाई टेम्परेचर। एक बड़े टेम्परेचर पे पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो रिएक्शन है। इसको फास्ट बढ़ाने के लिए अपन मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एक कैटलिस्ट। उसकी वजह से रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो देखो ज्यादा टेम्परेचर की रिएक्शन है, उसको कम टेम्परेचर पे करना है तो भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कम टेम्परेचर पे क्या मतलब, इसेंशियली रिएक्शन का रेट बढ़ गया ना। हाई टेम्परेचर पे स्लो रेट था, कम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, तो कम टेम्परेचर पे उतनी ही स्लोली भी चले तो भी अपना तो फायदा हो गया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई ना, तो ज्यादा रिएक्शन करवा पाएंगे अपन। तो कैटलिस्ट ने क्या किया यहाँ पे, हेल्प किया रिएक्शन को। अब उसका डायग्राम, ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, कंटेनर को हीट कर रहे हैं, कंटेनर में हाई टेम्परेचर पे ये जो है ये KMnO4 पोटेशियम क्लोराइड का हीटिंग है, उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, दिख रहा है सबको। फिर लेकिन कैटलिस्ट ऐड करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट्स एट रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो ये जो रिएक्शन है ना 2KClO3 MnO2 वाली रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में, ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर पे आ गई MnO2 की वजह से। पहले टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था, अब टेम्परेचर कम में ही अपना काम हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस। दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, हेल्प करने वाला कैटलिस्ट है।
ओके, एनी डाउट्स? मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। कैटेलिस्ट ऐड करने के बाद कम टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। श्रीतेज, सर ये रीजनरेट क्यों होता है बाद में? रीजनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट लेके, अगर पार्ट ले लेगा तो रिएक्टेंट बन जाएगा ना। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, KCl है, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा, लेकिन जो MnO2 है वो तो वैसा का वैसे ही बच गया ना, तो वैसा का वैसा बच गया, इसलिए तो रीजनरेट हुआ, तभी तो हाँ सर। कैटेलिस्ट है, नहीं तो रिएक्टेंट हो जाता। हाँ अगर यस रिएक्टेंट सर हो जाता, हाँ ठीक है, अगर रिएक्टेंट हो जाता तो फिर अपन एरो के ऊपर थोड़ी ना लिखते, रिएक्टेंट को तो लेफ्ट साइड में लिखते थे। रीजनरेट हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी है कैटालिसिस का। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया ये? हो गया, हाँ वो ऑक्सीजन भी आ गया, अरे सॉरी, मैंने एक बार और बटन प्रेस करना चाहिए था। ये देखो ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन कहाँ से आया? KClO3 से ही आया, MnO2 से नहीं आया। MnO2 वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसकी वजह से रिएक्शन कम टेम्परेचर पे भी प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या रहते हैं? प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। एग्जांपल, हेबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मोलिब्डेनम एक्ट्स एज प्रमोटर फॉर आयरन विच इज यूज्ड एज अ कैटेलिस्ट। तो देखो आयरन जो है वो कैटेलिस्ट है, आयरन कैटेलिस्ट है। यहाँ पे एरो चाहिए था, ठीक है, उतना इमेजिन कर सकते हो आप लोग। एक्चुअली शायद ब्लैक कलर का एरो था, कोई बात नहीं। आयरन क्या है? आयरन कैटेलिस्ट है, वो कैटेलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए मोलिब्डेनम आया, और वो मोलिब्डेनम प्रमोटर है। तो आयरन है कैटेलिस्ट, और सोचो कैटेलिस्ट को भी हेल्प करने के लिए और एक पर्सन आ गया, तो वो है प्रमोटर, मतलब वो पॉजिटिव कैटेलिस्ट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पॉजिटिव कैटालिसिस में डाउट? सिंपल सा कंसेप्ट है ये, पॉजिटिव कैटालिसिस, नो डाउट्स? ओके, आई विल डिलीट दिस। अब देखेंगे अपन निगेटिव कैटालिस्ट, पॉइजन। पॉइजन या फिर उसको बोलते हैं इनहिबिटर। पॉइजन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इन Haber's प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर कैटालिस्ट आयरन। तो ऐसा क्रॉस बनाया, मतलब वो क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है। ये CO ऐसा नहीं चाहिए, स्मॉल चाहिए वो। कोबाल्ट है वो, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है। ये सॉलिड लिखा है ना यहाँ पे। तो कोबाल्ट एक्ट्स एज अ पॉइजन, तो कैटेलिस्ट का इफेक्ट वो कम कर रहा है। ठीक है, तो आयरन और कोबाल्ट मिलके ओवरऑल ये रिएक्शन को, रेट को डिक्रीज करेंगे। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी रहती है जो हम चाहते हैं कि कम रेट पे हो, हम नहीं चाहते कि हाई रेट पे चले। जैसे स्लो रिएक्शंस, कुछ स्लो रिएक्शन रहती है हम चाहते हैं जल्दी होए, कुछ फास्ट रिएक्शंस रहती है हम चाहते हैं धीरे धीरे होए। तो जो फास्ट रिएक्शंस हम चाहते हैं धीरे धीरे हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं निगेटिव कैटेलिस्ट। और जो स्लो रिएक्शन है अपन चाहते हैं जल्दी जल्दी हो, उसके लिए अपन यूज करते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। वो तो सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। डिफिकल्टीज, पॉजिटिव कैटेलिस्ट एंड नेगेटिव कैटेलिस्ट, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? नो कंसर्न्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी एक सेकेंड, इससे पहले वो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस से पहले और एक चीज बतानी है मेरे को। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो ऐसा है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो टाइप से डिफाइन किए जाते हैं।
ठीक है, इसको लिख लो, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिख लो इसको। कितने लोग लिख रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग। ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, डिस्कस करते हैं। लेफ्ट वाला जो क्लासिक, देखो दो चीजों में, दो फॉर्मेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पहला फॉर्मेट है पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटलिस्ट, दूसरा फॉर्मेट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब जो कुछ पॉजिटिव वाले रहेंगे वो होमोजीनियस में भी रह सकते हैं, हेट्रोजीनियस में भी रह सकते हैं। कुछ जो निगेटिव कैटलिस्ट है वो भी होमोजीनियस में रह सकते हैं और हेट्रोजीनियस में रह सकते हैं, है ना। तो सेम कैटलिस्ट को दो अलग अलग तरीकों से आप क्लासिफाई कर रहे हो, पहले इस चीज को समझो। तो लोगों को क्या लगता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अलग है और पॉजिटिव और निगेटिव अलग है, ऐसा नहीं है। निगेटिव कैटलिस्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, निगेटिव कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, थोड़ा सा जनरल एग्जांपल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड एज गर्ल्स एंड बॉयज एंड स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड एज क्लास 11th एंड 12th, है ना। जैसे अपने ही केस में ले लो, तो अपने बैच में कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, ऐसी 12th क्लास होगी उसमें भी गर्ल्स और बॉयज होंगे। तो गर्ल्स 12th और 11th दोनों में हो सकते हैं, और 12th में गर्ल्स और बॉयज दोनों हो सकते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव अलग क्लासिफिकेशन और होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस अलग क्लासिफिकेशन। अब गर्ल्स और बॉयज कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया? जेंडर के बेसिस पे। 11th और 12th कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया? एज के बेसिस पे, या मतलब सर्टिफिकेशन के बेसिस पे। जो लोग 10th पास है वो 11th में है, जिनका 11th हो गया है वो लोग 12th में है ना। तो अलग अलग पैरामीटर से अपन ने क्लासिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर भी देखें कि जो रेट पे इफेक्ट दिखाएगा अच्छा, वो बन जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट को खराब करेगा वो बन जाएगा निगेटिव कैटलिस्ट। सिंपल सी बात है। निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट, ठीक है। और होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस में क्या देखेंगे अपन? बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट पे होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस डिफाइन होता है। मतलब सेम स्टेट होगा तो होमोजीनियस, और अलग अलग स्टेट होगा तो हेट्रोजीनियस। स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो लिखवा देते हैं। तो ये दो पॉइंट्स है यहाँ पर। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम रहता है, फेज मतलब स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, तो अगर फेज सेम रहता है तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस। सेम फेज होमोजेनियस, डिफरेंट फेज हेट्रोजीनियस। तो ऐसा हो सकता है कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्शन गैस फेज की रिएक्शन है, तो वो चीज को अपन बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और अगर रिएक्शन भी गैस फेज की है
कैटेलिस्ट भी गैस फेस का है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटेलिस्ट। तो लिख लो इसको। इसको लिख लिया जाए। श्रीतेज, सर अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस सेम है लेकिन प्रोडक्ट का अलग है, और अगर प्रोडक्ट का कैटलिस्ट का सेम है और रिएक्टेंट का अलग है तो? नहीं तो हमेशा अपन रिएक्टेंट के टर्म्स में देखते हैं। कैसा रहता है कि कई बार रिएक्टेंट रिएक्टेंट का ही फेज अलग हो जाता है। जैसे एक रिएक्टेंट सॉलिड है और दूसरा रिएक्टेंट गैस है, तो उस केस में तो अपन हेट्रोजीनियस ही बोल देंगे विदाउट थिंकिंग फर्दर, क्योंकि वो रिएक्शन खुद ही हेट्रोजीनियस हो गई है ना। लेकिन अगर रिएक्टेंट का अच्छा, फेज और प्रोडक्ट का फेज अलग अलग है तो उसमें कैटेलिस्ट के फेज को रिएक्टेंट के फेज से कंपेयर करना। यस सर, यस, ठीक है। थैंक यू। और कैसा रहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे कोई सॉलिड और गैस रिएक्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड और गैस जब रिएक्ट कर, पहली बात तो ऐसा है कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस रहती है वो होमोजीनियस ही रहती है। मतलब सॉलिड सॉलिड से रिएक्ट करता है, लिक्विड लिक्विड से करता है, गैस गैस से करता है। लेकिन अगर ऐसा मान के चलो कि कोई रिएक्शन है जिसमें सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको एक अपन कंडीशन बोलते हैं फेज ऑफ द रिएक्शन। तो जो ज्यादा क्वांटिटी वाला रहता है वो फेज डिसाइड करता है ना। जैसे शुगर को पानी में डिसोल्व करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड बनता है क्योंकि पानी ज्यादा था। यही अगर बहुत सारी शक्कर है और उस पर 4-5 बूंद पानी डाल दो तो वो उल्टा हो जाएगा ना। वाटर उसमें सॉलिड बन जाएगा और शुगर सॉल्वेंट बन जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड स्टेट का बनेगा। ऐसा शुगर का क्रिस्टल के जैसा दिखेगा, बड़ा इरेगुलर शेप का। तो फेज ऑफ द रिएक्शन भी एक कंसेप्ट होता है, पढ़ेंगे इसको भी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में। फेज ऑफ द रिएक्शन होता है जो हमें बताता है कि रिएक्शन कौन से फेज में चल रहा है। तो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में रहती दिख रहा है कि वो रिएक्शन लिक्विड फेज है, तो उसमें कैटेलिस्ट अगर लिक्विड है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और कैटेलिस्ट लिक्विड नहीं है तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया है सबको। यहाँ पे अपन इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को? प्लीज पूछ लो, पूछना है तो। नहीं पूछना है, थैंक यू। हाँ, तो अभी अपन होमोजेनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ यहीं से, स्लाइड पर से स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, सब सुनेंगे। व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दैट इज लिक्विड और गैस, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजेनियस कैटालिसिस। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स लर्न कर लेना। देखो SO2 और ऑक्सीजन जो है उसका रिएक्शन SO3 बनता है, लेकिन अगर NO के प्रेजेंस में किया तो वो जल्दी हो जाता है ना। तो NO उसमें क्या है, गैस फेज में है। SO2 और O2 क्या है, गैस फेज में, इसलिए क्या हो गया, होमोजेनियस कैटालिसिस हो गया। यहां पर देखिए क्या लिखा है, द रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड द कैटालिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड आर इन द सेम फेज। देखो उसने कहीं भी प्रोडक्ट की बात ही नहीं किया। तो प्रोडक्ट कौन से फेज में बन रहा है उससे अपने को लेना देना ही नहीं है। कोई भी फेज में बने प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज डिटरमाइन करो। तो ये हो गया एग्जांपल होमोजेनियस कैटालिसिस का। सेकंड एग्जांपल देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटालाइज्ड बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सब लिक्विड लिक्विड में चल रहा है। थर्ड वाला एग्जांपल, शुगर है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता। तो सॉल्यूशन में C12H22O11 है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 लिक्विड है, सब कुछ लिक्विड चल रहा है यहाँ पे। जो C12H22O11 एक्वस लिखा है वो एक्वस का भी मतलब लिक्विड है। शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन को और वाटर में, एसिडिक वाटर में ट्रीट करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। डाउट है तो पूछ लो। धनवीर का शायद यही डाउट था कि एक्वस क्यों लिखा है, वो AQ का मतलब क्या है ना धनवीर? अब ये सर, अब यही था। वेरी गुड। ठीक है, तो AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब लिक्विड फेज। पहले शुगर लाई, वाटर में डिसॉल्व की, फिर उसको और ज्यादा वाटर से ट्रीट किया जो एसिडिक वाटर था, तो उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि अगर अपन शुगर को पानी में डिसॉल्व करते और थोड़ा भी एसिडिक वाटर रहा तो वो जल्दी से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता। तो वो जो दवाखाने में सलाइन चढ़ाते ना ग्लूकोज की, ग्लूकोज चढ़ाया, बाटली चढ़ाई पेशेंट को, तो वो ग्लूकोज यही वाला ग्लूकोज रहता। पार्ले जी में भी यही ग्लूकोज है, G फॉर ग्लूकोज।
तुम्हारे गांव में तुमने देखा होगा, डॉक्टर लोग पूछते शक्कर है क्या तुम्हारे को, तो शक्कर का मतलब दे आर रेफरिंग टू डायबिटीज, एंड डायबिटीज मतलब ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है, इसलिए शुगर है क्या, फिर शुगर को अपने और गांव की भाषा में बोलते हैं शक्कर है क्या। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटालाइज्ड बाय H+, इसी टाइम पास मजा के लिए बोल रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटालाइज्ड बाय H+ आयंस फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। तो क्या जनता को समझ में आ रहा है कि ये वाले स्लाइड पे सारे एग्जांपल्स, तीनों एग्जांपल्स होमोजेनियस कैटालिसिस के हैं। और अगर ये समझ में आ रहा है तो ऊपर का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा, व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, वो प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा है। चले आगे, श्रीतेज। हाँ सर, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है पहले पहले वो सॉलिड में है, लेकिन उसको फर्निश लिक्विड से कर रहे हैं, इसलिए वो एक्वियस लिखा। हाँ मतलब जो अभी शुगर जो रहती है वो सॉलिड रहती है, लेकिन सॉलिड शुगर में अपन अगर एसिडिक वाटर डालेंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होता। उसके लिए मस्त सॉल्यूशन बनाना पड़ता शुगर का, थोड़ी सी शुगर लेनी पड़ती बहुत सारे पानी में, तभी जाके वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो पाएगा। अच्छे से पानी में डिसॉल्व करना पड़ता। तो सॉल्यूशन जो लिखा है ना एक्वस, उसका मतलब है पहले शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, फिर वो जो वाटर का शुगर का सॉल्यूशन था उसमें और पानी एक्स्ट्रा डाला। समझ में आया? यस यस सर, थैंक और यू। उसकी वजह से वो चीज लिक्विड फेज हो गया। Yes, गुड गुड, हो गया होमोजेनियस। और किसी को कोई कंसर्न होमोजेनियस में? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखेंगे हेट्रोजेनियस। डेफिनेशन देखते हैं। द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस इज नोन एज हेट्रोजेनियस। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन। SO2 का देखो SO3 में कन्वर्ट करना है तो उसमें प्लेटिनम से भी होता, प्लेटिनम सॉलिड रहता, तो सॉलिड रहा तो फिर हेट्रोजेनियस हो गया एग्जांपल। याद है मैंने पहले लेक्चर में बोला छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, तो छोटे छोटे गड्ढे रहेंगे सॉलिड पे, उस पे गैस आके चिपक रहा, तो वो क्या एग्जांपल हो गया? हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, N2+3H2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। ये एग्जांपल अपन ने पॉजिटिव और निगेटिव कैटालिस्ट में भी देखा था। Fe वाला एग्जांपल, Fe के साथ अगर कार्बन मोनोक्साइड सॉरी Fe के साथ कोबाल्ट लिया तो वो चीज क्या हो जाता है? इनहिबिटर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। सेकंड एग्जांपल में देखो, रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट व्हाइल द कैटलिस्ट इज इन सॉलिड स्टेट। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो गया? हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हो गया। ऐसे अब आगे के भी दो एग्जांपल देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गेज। तो प्लैटिनम गेज मतलब, प्लैटिनम गॉज मतलब प्लैटिनम का ऐसा टुकड़ा लेते, वो टुकड़े पे से अमोनिया और ऑक्सीजन को पास करवाते। तो अमोनिया और ऑक्सीजन को पास करवाने के बाद में वो चीजें प्लेटिनम पे थोड़ी थोड़ी चिपक जाती तो उनको रिएक्शन करने को जगह मिल गई, उनको एक सरफेस मिल गया जहां पे वो चीजें रिएक्ट कर सकती है। तो वो सरफेस मिलने की वजह से उसको अपन एग्जांपल बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस का। क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि हेट्रोजीनस कैटालिस्ट और सरफेस केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है? सरफेस केमिस्ट्री में भी हमने यही देखा था, गैस के पार्टिकल आके सॉलिड पे चिपकते, और वो चिपकना मतलब ही हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। यार आवाज आ रही है क्या ठीक से? हाथ उठा के बताओ आवाज आ रही है क्या ठीक से? बस दो ही लोगों को आ रही है आवाज, ठीक है। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू, लोअर योर हैंड्स। हाँ भाई, तो फोर्थ एग्जांपल देखेंगे अपन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट। तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करवाते तो वेजिटेबल घी बनता है, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं वेजिटेबल घी को। one of the reactants is in liquid state and the other is in gaseous state while the catalyst is in solid state। तो देखो इसमें एक रिएक्टेंट लिक्विड है, दूसरा रिएक्टेंट गैस है, तो वो अपने आप ही हेट्रोजीनियस हो गया। कैटलिस्ट सुने तो किसकी सुने, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन का फेज क्या है? ये रिएक्शन का फेज लिक्विड है। सोचो वेजिटेबल ऑयल ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन कम रहेगा, और उससे वेजिटेबल घी बनता है। फिर आपने ये ऐसा सुना होगा, तुम्हारे घर पे वगैरह कभी डिस्कस किया होगा या कहीं पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि अच्छे क्वालिटी का तेल या अच्छे क्वालिटी का घी यूज नहीं किया तो उससे निकल पेट में डिपॉजिट हो जाता है। तो क्यों डिपॉजिट हो रहा है? थोड़ा थोड़ा निकल जो है वो घी में आ जाता है, भले ही कैटलिस्ट है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर घी में थोड़ा सा निकल मिक्स हो जाए और फिर वो घी के कंटेनर के साथ में घर में आ जाए और फिर वो अपन कंज्यूम कर ले तो पेट में निकल डिपॉजिट हो सकता है।
तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ इंसिडेंसेस बड़े सिटी में देखने को मिलते हैं जहाँ पे एडल्ट्रेशन की वजह से या फिर अच्छे क्वालिटी के सब्सटेंसेस यूज नहीं करने की वजह से निकेल वगैरह पेट में मिलता है। कुछ दूसरे मेटल भी मिलते हैं पेट में लोगों के, ढूंढ के बताऊंगा, नेट पे ढूंढ के बताऊंगा, पेट में ढूंढ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स का बेसिकली रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, और निकल उसमें कैटेलिस्ट है। निकल सॉलिड कैटेलिस्ट है। रिएक्शन का फेज लिक्विड है। टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन लिक्विड फेज का है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स में कोई डाउट? धनवीर को डाउट है क्या? हाथ उठाया था आपने, फिर हाथ नीचे कर दिया। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड होमोजेनस कैटलिस्ट, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है, अपन आगे बढ़े। अब अपने को मैकेनिज्म देखना है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड मैकेनिज्म, मतलब कैटलिस्ट और एड्सॉर्प्शन थ्योरी का क्या रिलेशन है, वो चीज़ अपने को अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो बस स्लाइड्स पे देखते रहे, समझ में आ जाएगा। हेट्रोजीनियस मैंने बताया ना, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और एड्सॉर्प्शन का बहुत गहरा रिश्ता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन की मदद से ही होता है, गैस के पार्टिकल जाके चिपकते हैं सॉलिड के पार्टिकल पे। तो वो चीज़ जो है वो 5 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। याद करो, ऐसा पढ़ाया था, कैटलिस्ट के ऊपर रहते छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे गड्ढे, वो गड्ढे में गैस के पार्टिकल आके बैठ सकते। ये देखो कैटलिस्ट के पार्टिकल आ गए, सॉरी सॉरी, गैस के पार्टिकल आ गए, कैटलिस्ट के ऊपर बैठ गए। पर्पल कलर के गैस के पार्टिकल आ गए, ब्लू कलर के कैटलिस्ट पे बैठ गए। फिर दूसरा स्टेप, एड्सॉर्प्शन ऑन द रिएक्टेंट सरफेस। तो अभी एड्सॉर्ब हो गए, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, पीपीटी में जो फॉर्मेट है वो उल्टा होना चाहिए था, वो नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सरक गया वो, तो उसको आप लोग इमेजिन करें वो नीचे सरक रहा है। समझ पा रहे हो ना आप लोग? वो जाके चिपक रहा है उसको, उसका मोशन उल्टा होना चाहिए था, एनिमेशन। फिर अब स्टेप थर्ड देखेंगे अपन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द इंटरमीडिएट। ये देखो, ये पास में आ गए, चिपक गए और इंटरमीडिएट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। लाल कलर का प्रोडक्ट बन गया, अब ये लाल कलर का प्रोडक्ट चला जाएगा। स्टेप 4, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सोचो, एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन। ये देखो अब निकल के गया। फिफ्थ स्टेप चला गया, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट। तो वो जो 2 ब्लू कलर के गोले थे वो हवा में भी तो मिक्स हो सकते थे और लाल कलर का गोला बना सकते थे, लेकिन हवा में मिक्स होने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती। हवा में मिक्स होने के लिए वो दोनों पार्टिकल कब तो साथ में आएंगे, कब तो साथ पे बैठेंगे, कब तो साथ में रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद में कब तो जाके प्रोडक्ट बनेगा। लंबा प्रोसेस है। कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट दोनों को एक रिएक्टिंग स्पेस दे रहा है, दोनों को मिलके बैठ के बात करने को जगह दे रहा है, एक डिस्कशन हो सकता है 2 पार्टीज के बीच में। तो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? बेसिकली कैटलिस्ट, मजे की बातों में बोले तो शादी.com का काम कर रहा है। 2 लोगों को पास में आके इंटरेक्ट करने का मौका दे रहा है, वो 2 लोग इंटरेक्ट करेंगे और फिर कैटलिस्ट को छोड़ के चले जाएंगे। ये 2 पार्टिकल्स रिएक्ट गैस फेज में भी कर सकते थे, लेकिन वो रिएक्शन स्लो होती है। तो ब्लू कलर के पार्टिकल्स पहले पोर्स में जाके बैठते, फिर वो पोर्स में बैठने की वजह से उनकी एंट्रोपी कम हो गई, उनकी एंट्रोपी कम हो गई तो अब वो इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो फिर प्रोडक्ट बनेगा, और फिर वो प्रोडक्ट का हो जाएगा डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन। फिर डिसॉर्प्शन होने के बाद में डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो ये है थ्योरी जिसमें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और एड्सॉर्प्शन को अपन रिलेट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? प्लीज पूछ लो, ये पीपीटी शेयर हो जाएगा, बाद में खेलते बैठना हो एनिमेशन में। प्लीज पूछ लो, कोई डाउट है तो, शर्मा मत, अपनी घर की बात है, नहीं पूछना है। ठीक है, ये जियोलाइट्स अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तो आज हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन थ्योरी तक डिस्कस कर लिया, हेट्रोजीनस एंड एड्सॉर्प्शन थ्योरी तक आज हम लोगों का डिस्कस हो गया है आर्टिकल। प्लीज इसको एनसीईआरटी से रीड करें, अच्छे से टॉपिक रीड करें, स्टेट बोर्ड से भी अपन उसको रीड करेंगे, और फिर अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे। हार्दिक बोलिए। सर ये लेक्चर की स्लाइड सेंड कर देना, हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री के सारे।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैंने बोला स्लाइड आज ही शेयर कर देंगे, पीपीटी भी यस सर, और थैंक यू। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। ओके, फिर एनिमेशन घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्रीतेज, सर मतलब ये पूरी ये दोनों मिक्स हो जाती है फिर बाद में डीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना हाँ, बाद वो। में हाँ डीएब्जॉर्ब नहीं होते, बाद में प्रोडक्ट डिसॉर्ब होता। वो रिएक्टेंट तो खत्म हो हाँ गए ना, हाँ 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 है ना। अब हाँ जैसे सर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो अमोनिया बन के निकलेगा। आया था नाइट्रोजन, आया था हाइड्रोजन, लेकिन गए अमोनिया बन के। ठीक है, ओके। चलिए फिर, अब अपन मिलेंगे आज शाम में। बढ़िया डिनर वगैरह करके, अर्ली डिनर करना और मुझे मिलना इवनिंग में 7 PM। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।